मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ओक ओवर शिमला में समीक्षा बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब प्रदेश में शादियों की धाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अब शादियों में 50 के बजाय 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के मामले बढ़ना चिंता का विषय है। प्रदेश में मृत्यु दर भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, जिसको देखते हुए शादियों की धाम को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। शादियों में अब 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बेड्स और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में है। मामले को देखते हुए प्राइवेट अस्पतालों को भी लेने का निर्णय लिया गया है। कांगड़ा में सिटी हॉस्पिटल, विवेकानंद अपोलो और बालाजी अस्पताल लेने का निर्णय लिया गया है। आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में 200 बेड्स की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा परूर में राधा स्वामी सत्संग में 200 बेड्स का प्रबंध किया जाएगा। शिमला में आयुर्वेद हॉस्पिटल के 50 बेड्स और आईजीएमसी में न्यू ओपीडी में भी बेड्स की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5,000 डी टाइप और 3,000 बी टाइप खाली सिलेंडर का आग्रह केंद्र से किया गया है। इसके अलावा अब प्रदेश में टेस्टिंग को बढ़ाने की दिशा में और अधिक कदम उठाए जाएंगे। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। अब जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने अब पेश है, हमको अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ रही है, और वो हर संदर्भ में। कांगड़ा हमारा बहुत प्रभावित है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और प्रभावित ज़्यादा है। ऐसी सूरत में अभी आज हमने तुरंत एक जो निर्णय लिया है, निर्णय के सिलसिले में पिछले कल भी थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी आप लोगों को हासिल हो ही गई थी। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हम कोविड के लिए अब लेने के लिए आगे बढ़े हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो 50% जो टोटल कैपेसिटी किसी हॉस्पिटल की है उसके 50% जो है हम कोविड के लिए हमने लेने का निर्णय किया है, जिसमें कांगड़ा में कुछ एक हॉस्पिटल जो हैं, चाहे वो सिटी हॉस्पिटल है, चाहे वो विवेकानंद का हमारा पालमपुर का हॉस्पिटल है, चाहे वो बालाजी हॉस्पिटल है, चाहे उसके साथ साथ में अपोलो का भी एक हॉस्पिटल है। तो उन सब हॉस्पिटल में हमने इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो भी हमारे लिए बेड कैपेसिटी 50% जो है वो देने के लिए तैयारी रखें। ऑक्सीजन से संबंधित जो है, मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। हमने खाली सिलेंडर के लिए आग्रह किया है। हमने 5,000 डी टाइप सिलेंडर जो है वो केंद्र से आग्रह किया कि वो हमको उपलब्ध कराए जाए, और बी टाइप जो है वो 3,000 सिलेंडर हमको और उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमको सप्लाई करने में कठिनाई ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई करने में कठिनाई ना हो। रिस्ट्रिक्शन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी चीज़ें उसी तरह से हैं। इसकी नोटिफिकेशन हम कल करेंगे, लेकिन मैं जानकारी के रूप में आप सबके बीच में यह है कि हमारी मंशा है कि अभी तो 10 मई तक वो शिक्षण संस्थान जिस तरह से हमने किए हैं बंद, उस प्रकार से वो कायम रहेंगे, बंद रहेंगे। उसके अतिरिक्त जो है सोशल गैदरिंग्स में जो शादियों की धाम पर अब बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ये नहीं होगा और ये संभव नहीं है अब हालात को देख करके। और लोगों से मेरा निवेदन भी है खासतौर से कि वो अपने आप ही संयम करें, और शादी का नंबर 50 से फर्दर हमने डाउन कर दिया, 20 नंबर जो है 20 लोगों के साथ वो शादी का आयोजन होगा, ये भी हमने सुनिश्चित किया। मंदिरों पर जो अभी तक जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो जिस तरह से लगी है, जो नियम बनाए हैं उसके लिए, वो भी अभी तक 10 तारीख तक उसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है। 10 मई तक 5 डे वीक ये भी उसी प्रकार से रहेगा। 10 मई तक जो है हमारे बसेस में जो 50% ऑक्यूपेंसी ये भी उसी प्रकार से कायम रहेगी। और टेस्टिंग को हम अब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए, कुछ जगह हमारी टेक्निकल कुछ चीज़ों को लेकर के कठिनाई आई थी, कुछ जगह जो हमारे डाटा ऑपरेटर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब हमने उस गैप को भी पूरा कर दिया है। और उसके अतिरिक्त टेस्टिंग में और ज़्यादा बढ़ाने का जो हमारा टारगेट ये रहेगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से हो उसके लिए भी हमने सुनिश्चित किया है। कोरोना संक्रमण में देश भर में जहां ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा हुआ है, वहीं हिमाचल के बद्दी स्थित ऑक्सीजन निर्माता उद्योग ने मुनाफाखोरी के लिए सारी हदें पार कर दी है। बद्दी स्थित इंडो गैस कंपनी ने गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर न केवल उद्योग
व अन्य लोगों को बेचे, बल्कि मनमाने दाम भी वसूले। जबकि गृह मंत्रालय ने मेडिकल इस्तेमाल के अलावा अन्य गैर जरूरी उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। यही नहीं, कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन को एक आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके बद्दी स्थित इस कंपनी ने मुनाफे के लिए करीब 3 दर्जन निजी कंपनियों और व्यक्तियों को 700 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर बेच दिए। जिला प्रशासन की गठित 6 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बद्दी में इंडो गैस के मालिक गुरदीप चंदेल के खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा 3, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 188 और 336 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त 16 ने उत्पादन व आपूर्ति को विनियमित करने की दिशा में अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग चंद्र की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। बीते शुक्रवार को इस कमेटी ने बीबीएन में 3 ऑक्सीजन निर्माता उद्योगों का दौरा किया तो इंडो गैस के निरीक्षण के दौरान कमेटी ने पाया कि ये इकाई निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। कमेटी के निष्कर्षों के आधार पर उपायुक्त सोलन केसी चमन ने एसपी बद्दी को एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि प्रदेश में सिलेंडरों की खासी किल्लत हो गई है। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि डीसी सोलन से प्राप्त संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस स्टेशन बद्दी में इंडो गैस कंपनी के मालिक गुरदीप चंदेल के खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा 3, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51, आईपीसी की धारा 188 और 336 के तहत मुकदमा दर्ज कर गहनता से हर पहलू की जांच शुरू कर दी गई है। एप्पल न्यूज के लिए बद्दी से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। कल पुलिस स्टेशन बद्दी में एक केस एफआईआर नंबर 91/21 दर्ज हुआ है। ये अंडर सेक्शन 3 एपिडेमिक एक्ट, सेक्शन 51 डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और सेक्शन 336 और 188 आईपीसी के तहत दर्ज हुआ है। ये इंडो गैस ऑक्सीजन प्लांट है, उसके ओनर गुरदीप चंदेल के अगेंस्ट हुआ है। एक जॉइंट कमेटी डीसी साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसकी एक रिपोर्ट पर ही मामला दर्ज हुआ है। ये रिगार्डिंग ऑक्सीजन की सेल और सप्लाई के बारे में कुछ वायलेशंस पाई गई, इसके चलते ये जो है एफआईआर के खिलाफ दर्ज की गई है। शिमला के रिज मैदान पर पिछले लंबे समय से घोड़ों से अपनी रोजी रोटी चलाने वालों को अब घोड़ों के लिद उठाने के लिए निगम ने उनसे 1,25,000 वसूलने का फैसला लिया है, या फिर अपने लोगों को लिद उठाने के लिए रखना होगा। घोड़ा मालिकों का कहना है कि नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और कहा कि यदि वे पैसे नहीं दे सकते तो अपने लोग घोड़े के लिद उठाने के लिए रखें। उनका कहना है कि पहले ही काम नहीं चल रहा है, रोज 200 से 300 रुपए ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, उसमें हम घोड़ों को खिलाएं, खुद खाएं या परिवार को देखें। घोड़ों के पंजीकरण का पैसा भी 350 से बढ़ाकर 500 कर दिया है, अब उसको नहीं दे पा रहे हैं, ये पैसा कहां से देंगे। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। मेरा नाम मुश्ताक है। मेरे को तकरीबन 25-26 साल घोड़े का काम करते हो गए हैं। रिज के ऊपर पहले मेरे फादर करते थे, जो एक्सपायर हो गए हैं। तो कमिश्नर साहब ने हमारे को बुलाया था कि अपने बंदे जो है लीड उठाने के लिए किए जाएं, और जो है हमने जो है आपके लिए जो है रोज़गार दिया है। बड़ी ऐसा कुछ नहीं है, बेरोज़गार नहीं है, तो रोज़गार की बनती है होता है भाई, आप अपने बंदे भी रखें, आप 10 कमाएँ, 20 कमाएँ, 50 कमाएँ, हम आपको नहीं पूछेंगे। तो लीड के लिए आप 2 बंदे रखें, चाहे 1 बंदा रखो, चाहे 4 बंदे रखो, और आपने ही बंदे रखने हैं और आपने ही पेमेंट करनी है। इससे पहले भी क्या आप लोगों ने रखे थे बंदे की? नहीं सर, इससे पहले हमने कोई बंदा नहीं रखा है आज तक। कमेटी के ही मुलाजिम थे हमारे पास, सरकारी जो हैं, सरकार के ही अंडर जो हमारे घोड़े चलते हैं, तो इनके बंदे थे, इनके बंदे हमारी लीड उठाते थे। तो अब जो है नया प्रोसेस हो गया, लॉकडाउन के बाद जो है नया प्रोसेस हो गया। पहले ही भाई जी तो सर हम 4 महीने कमरे में रहे, तो आप हमारी बोला हेल्प करेंगे, फलाना करेंगे, तो हमारे कागज़ कूगज लिए, कोई हेल्प नहीं, पैसे डालेंगे। तो उसमें भी हमारी हेल्प जो है नोफल वेलफेयर सोसाइटी ने की है रिपन से। ज़्यादातर उन्होंने हमारे जो घास दाने का जो है 4 महीने 5 महीने जो भी हमारे कमरे में लगे, तो उन्होंने ही हमारी हेल्प की। घास से लेके दाना से लेके हमारे परिवार तक उन्होंने ही हमारे को राशन पानी दिया। तो अब नगर निगम हमारे से बोलती है आप बंदे रखो या 1,25,000 रुपये दो। तो सर यहाँ पे रोटी खाने के लाले हैं, तो हम सरकार को कहाँ से, कमेटी को कहाँ से पैसे देंगे? हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। कल 100 रुपये कमाया है, तो 100 रुपये में घोड़ी का खर्चा हो जाएगा, या मेरा हो जाएगा या मेरे परिवार का हो जाएगा। तो
अब कहाँ से बंदे लाएं और कहाँ से बंदे रखें। इससे पहले जब बंदे नहीं थे हमारे पास, ना हमने रखे थे, गवर्नमेंट के बंदे थे, तो गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज हमारे पास काम करते थे। क्या डिमांड करते हैं आप सरकार से? डिमांड तो हम ही करते हैं कि जैसे हमारा काम चल रहा था वैसे ही चलने दें। पता नहीं 4 साल है, 6 साल है, 8 साल है, 2 साल है, क्योंकि काम जो है कम ही होता जा रहा है, बिल्कुल नील बटा नील हो रहा है। जो काम पहले थे वो आज नहीं है। और महंगाई का दौरान जो महंगाई पहले नहीं थी तो हमारे घोड़े पल जाते थे, परिवार का पालन पोषण बढ़िया होता था। अब जो महंगाई का दौरान देखो, महंगाई में हम 80-85 रुपये किलो घोड़े के लिए चना ले रहे हैं, तो 9 रुपये 9.5 रुपये किलो तूड़ी ले रहे हैं, और इसमें जो है घास आता है 20 रुपये 22 रुपये बिंडा हम घास का ले रहे हैं। तो एक घोड़ी का 400-500 रुपये खर्चा डेली का है। तो हम घोड़े के पैसे दें कि कमेटी वालों अपने पैसे अपने परिवार को पालें, कि कमेटी को पैसा दें, कि बंदे रखें। अब हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं, जैसे भी है हमारा विचार जो है ध्यान में रखें, और जैसे ही हम चलते आए हैं वैसे ही हमारे को चलने दें। हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं। मेरा नाम गुलामदीन है जी। 35-36 साल से घोड़े का काम कर रहा हूँ। हमारे लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एक दिन कमिश्नर साहब ने बुलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि आप जो है घोड़े के लिए जो है या तो अपना कर्मचारी रखें या हमें 1,25,000 रुपये प्रति मंथ का दिया करें। तो हमने उनका कहा कि जी हमारे पास तो इतनी कमाई तो नहीं है कि हम आपके लिए 1,25,000 रुपये दे सकें, क्योंकि पिछली मीटिंग में हमारे से तय किया गया था कि आप सिर्फ घोड़े के लाइसेंस की फीस दिया करना, उसको बढ़ाओ। वो हमने 350 रुपये से 500 रुपये कर दी थी। तो हाउस में उन्होंने पास की या ना की उसके बारे में तो हमें पता नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि आप इसके आगे आपने कोई पैसे नहीं देने। लेकिन अब हमें ये समस्या आ रही है कि आप कह रहे हैं कि या तो अपना बंदा खुद रखे या फिर कॉरपोरेशन को जो है 1,25,000 रुपये दें। अब एक तो यहाँ काम तो है नहीं है, और काम ना होने की वजह से देखो सारे घोड़े खड़े हैं, और ये कोरोना का दौर चला हुआ, बुरी तरह से भूखे प्यासे कोई पैसा कमा के नहीं जा रहा है। तो कॉरपोरेशन को पैसा कहाँ से दिया हम, जब इनका गुजारा नहीं हो रहा है। जी, तो क्या निश्चित किया है आपने कि आप अपने लोग यहाँ पे रखेंगे या फिर सरकार को पैसा देंगे? हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले चले हुए थे वैसे ही चले। ना जाने कितने दिन का ये काम है, कितने दिन का नहीं है, क्योंकि तो बीमारी बहुत भयंकर चली हुई है, इससे बचना मुश्किल हो गया हुआ। लेकिन हमें ये सोचता है कि जिस तरह से हम पहले चले हुए और जो 2 रोटी कमा रहे हैं, इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो अपनी जिम्मेवारी समझ के हमको 2 पैसे कमा कर और बड़े बच्चों को पालन पोषण कर। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से कि क्या किया जाए? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से हम पहले चले हुए थे इस तरह से ही चलते रहें। और हमारे लिए अब तो और इधर उधर जाना तो सब जगह बंद है, यही क्रेज बचा हुआ। और जाखू मंदिर जाते हैं कहीं कभार, कहीं साल में या 6 महीने में एक आधी सवारी कहीं होटल में जाने के लिए मिलेगी तो वो भी हम आगे जाके बिठाते हैं। बाकी ऐसी कोई परमानेंट सवारी नहीं है कि जो होटलों में जा रही है अब या आ रही है। पहले तो स्कूल के बच्चे जो भी होते थे होटलों में जाते थे, घोड़े स्कूल के बच्चे घुमाते थे, ऐसे ऐसे लंबी राइड पे जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चारों तरफ गाड़ियाँ चली है। सिर्फ यही बचा हुआ है कि जहाँ हम अपना माड़ा मोटा पालन पोषण करते हैं बच्चों का। रामपुर बुशहर के डकोलर स्थित सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस में यूट्यूब स्टूडियो का उद्घाटन स्कूल के सीएमडी अतुल टंडन द्वारा किया गया। टंडन ने बताया कि सिग्मा स्कूल द्वारा ये स्टूडियो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर निर्मित किया गया है, जिसमें 75 इंच का इंटरैक्टिव टच पैनल लगाया गया है। इसे वाईफाई के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट कर किसी भी फाइल को, चाहे वो PDF फॉर्मेट में हो या JPG फॉर्मेट में हो, उसे ड्रैग करके मुख्य व्हाइट बोर्ड पर लाकर विषय वस्तु को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया जा सकता है। ये पैनल खासकर विज्ञान के विषयों को समझाने के लिए मील के पत्थर के समान है। लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरा का इस्तेमाल भी स्टूडियो में किया गया है। उन्होंने बताया कि स्टूडियो से YouTube लाइव के माध्यम से प्रदेश ही नहीं अपितु देश तथा विदेश में भी सभी विषयों की कक्षाएं ऑनलाइन लगाई जा सकती है। कोविड-19 के इस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन एकमात्र विकल्प के तौर पर उभरा है। स्टूडियो में जो सुविधाएं हैं उनके तहत ये ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन क्लास जैसा ही अनुभव देने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि +1 और +2 विज्ञान संकाय के छात्र सीधे YouTube के माध्यम से सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें फिजिक्स सिंप्लीफाइड बाय अतुल सर चैनल को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करना होगा, जिससे सभी विषयों में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की जा सकेगी। टंडन ने छात्रों को विज्ञान विषय में उच्चतम स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस में आने का आह्वान किया।
उन्होंने स्कूल में बनी क्रिकेट पिच का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बताया सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अपने विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। You can just like use an Android phone, जैसे Android phone को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे इसको हम completely इस्तेमाल कर सकते हैं। So this is what I wanted to show you guys। और मुझे लगता है कि रामपुर के अंदर हम इससे एजुकेशन को बहुत बढ़िया तरीके से रिवोल्यूशनाइज करने वाले हैं। सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस और सिग्मा इंस्टीट्यूट का हमेशा से यही पर्पस रहा है कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को यहाँ पे पढ़ाएं। और इसके लिए हमने ये इंटरेक्टिव पैनल जो यहाँ पे लगाया हुआ है, ये इंटरेक्टिव पैनल यूट्यूब के थ्रू, टीचमेंट के थ्रू, जूम के थ्रू हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इंटीग्रेट करने के बाद स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स का भी बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। वो बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो इसका फायदा उठा ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उनके लिए भी बता दूं मैं कि वो यूट्यूब पे जा करके फिजिक्स सिंप्लीफाइड बाय अतुल सर ये टाइप करें तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के जितने भी लेक्चर्स हैं वो लाइव जो हमारे चलते रहेंगे वो उनको अवेलेबल रहेंगे। अभी ये स्टूडियो हम लोगों ने सिर्फ क्लास +1 और क्लास +2 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की क्लासेस के लिए बनाया है और कॉम्पिटिटिव कोचिंग क्लासेस के लिए बनाया है। अगर हमें लगता है कि इसको हम बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे इन फ्यूचर, तो छोटी क्लासेस के लिए भी हम इसको पक्का हम अपना इंटीग्रेट करेंगे, छोटी क्लासेस के लिए भी। लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि अगर लॉकडाउन 2 महीने तक नहीं खुला तो छोटी क्लासेस के लिए भी इसको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक 11th और 12th है उनको टेक्नोलॉजी में पूरी बतानी होती है, डायग्राम्स पूरे बताने होते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम उनको एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाएं ताकि बच्चे को ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही हो पाए। नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने उपमंडल नालागढ़ में गेहूं खरीद केंद्र का पूजा अर्चना कर शनिवार को शुभारंभ किया। 1 मई से अनाज मंडी नालागढ़ में गेहूं की फसल की खरीद शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीबीएन के 1 दिवसीय दौरे के दौरान पूर्व विधायक केएल ठाकुर की अगुवाई में किसान संघर्ष समिति मुख्यमंत्री से मिली थी और उनको ज्ञापन सौंपकर गेहूं खरीद केंद्र खोलने की मांग उठाई थी, जिसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ के किसानों को अपनी गेहूं बेचने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो गया है। यहां प्रतिदिन 800 क्विंटल गेहूं की खरीद की जाएगी। नालागढ़ क्षेत्र पंजाब से सटा होने की वजह से यहां के किसान पंजाब की मंडियों में गेहूं भेजते थे। गेहूं को भेजने के लिए किसानों से पंजाब की मंडियों में पंजाब की जमीन की फर्द मांगी जाती थी। इसके अलावा पंजाब का खाता नंबर ताकि किसानों के खाते में पैसे डाले जा सके। लेकिन हिमाचल के किसान अपनी फर्द न दे पाने के कारण अपनी फसल नहीं बेच पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडी में 1975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं को खरीदा जाएगा और किसानों के अकाउंट में सीधी राशि आएगी। गेहूं को साफ करने का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। एप्पल न्यूज के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। जो है हमारे यहाँ पर अनाज मंडी जो है, जो कि हमारे हल्का नालागढ़ के लोगों का बहुत लंबे समय से इंतजार था कि हमारे नालागढ़ हल्का में जो है यहाँ पर अनाज मंडी जो खुलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो किसान थे अपनी फसल जब वो उनकी फसल आ जाती थी तो उनको फसल को बेचने की तो चिंता लगी रहती थी। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि अनाज मंडी का जो है शुभारंभ जो है हमारे नालागढ़ में हल्के में जो है आज जो यहाँ पर सब्जी मंडी हुआ करती थी, और इस अनाज मंडी में जो आज की जो खरीद जो है कड़क की जो गेहूँ की शुरू हो रही है। क्योंकि हमारे जो किसान थे, हमारे किसानों को अपने गेहूँ बेचने के लिए जो है रोपड़ जाना पड़ता था, धनौली जाना पड़ता था और जब पटना जाना पड़ता था, फील्ड पर जाना पड़ता था। वहाँ पर हमारे किसानों की जो फसल थी, चाहे गेहूं की फसल है, चाहे धान की फसल है, चाहे और अन्य फसलें हैं, उनको लेने में जो पंजाब के लोग थे हिचकिचाहट करते थे। लेकिन आज हमारे किसानों को, नालागढ़ के हल्के के किसानों को पंजाब में कहीं भी अपनी फसल जो है बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आज यहाँ पर अनाज मंडी खुली है। आज सारे किसान जो है अपना गेहूँ लेकर जो है
इस अनाज मंडी नालागढ़ हल्के में जो है अपनी फसल जो है बेच रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर जो है हमने बड़ी गंभीरता से लिया और हमने लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम जो है अनाज मंडी जो है नालागढ़ हल्के में जो है हम बुलाएंगे। तो हमने इस बात को लेकर हमने विधानसभा में भी जो है पूरे जोर शोर से जो है सरकार के समक्ष हमने ये बात रखी कि हमारे नालागढ़ हल्के में जो हमारे किसान हैं उनको अपनी फसल बेचने के लिए अनाज मंडी जो है गेहूँ बेचने के लिए नालागढ़ में होना चाहिए। तो आज सरकार ने जो उस बात को माना है तो मुझे खुशी हो रही है। जो हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया, जनता का मुद्दा जो हमने वहाँ पर उठाया, आज वो मुद्दा जो है समाप्त हुआ है, ख़त्म हुआ है और आज शुरुआत हुई है अनाज मंडी की। तो हमें खुशी हो रही है कि हमारे नालागढ़ हल्के के जितने भी जिम्मेदार किसान हैं अपनी फसल को बड़े आराम से जो है उनको पंजाब में जो है बेचने के लिए जाना नहीं पड़ेगा और अपनी फसल जो है नज़दीक जो है नालागढ़ में जो है अनाज मंडी में अपनी फसल जो है वो बेच सकते हैं। आज खरीद जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मैं अपने हल्के के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूँ कि उनको जो बहुत लंबे समय से जो मांग थी अनाज मंडी की यहाँ खुलनी चाहिए, आज वो अनाज मंडी जो है यहाँ पर खुली है। और मैं अंत में सभी जो हमारे किसान भाई हैं, चाहे हमारे हल्का नालागढ़ के हैं, चाहे दून के हैं, चाहे और पड़ोस के नज़दीक के जो किसान हैं जो बहुत दुखी थे इस बात को लेकर, क्योंकि उनकी फसल जो है वो बीजते थे, बोते थे और फसल की कटाई हो जाती थी, फसल जो है उनके पास आ भी जाती थी, तो बहुत बड़ी समस्या थी उनको बेचने की। आज वो समस्या जो है ख़त्म हुई है। मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत जो है मुबारकबाद देता हूँ। और पत्रकार भाई यहाँ पर खड़े हैं, आपने भी इस मसले में जो है पूरा जोश शोर से इस बात को जो है जो पत्रकारिता के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। आज ये सपना जो लोगों का पूरा हुआ है। आप सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। दून विधानसभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों के शवों के अंतिम संस्कार को लेकर सियासत तेज हो गई है। पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बद्दी ईएसआई अस्पताल में कोरोना से हुई मौत के बाद लाश को कूड़े की ट्रॉली में ले जाया गया, जो कि गलत है। वहीं दून भाजपा नेता और नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मानसिंह मेहता और जिला महामंत्री युवा मोर्चा संजीव ठाकुर और सोनी लुबाना ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर लाशों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दून के पूर्व कांग्रेस विधायक राम कुमार के पास विकास को लेकर कोई मुद्दे नहीं बचे हैं और वो लाशों पर सियासत कर अपनी राजनीति बचाने में जुटे हैं। बद्दी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नगर परिषद उपाध्यक्ष मानसिंह मेहता ने कहा कि जिस ट्रॉली में नगर परिषद कर्मचारी लाश ले गए वो कूड़े उठाने की नहीं बल्कि भवन निर्माण का सामान लाती है और पूर्व में भी लावारिस लाशों को इसी में ले जाते रहे हैं। मानसिंह ने कहा कि पूर्व विधायक का भाई 18 साल तक नगर परिषद पर काबिज रहा और राम कुमार स्वयं भी 5 साल तक एमएलए रहे, लेकिन वो शहर की 2 लाख आबादी के लिए एक शव वाहन और एक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवा पाए, जो कि शर्मनाक है। एप्पल न्यूज के लिए बद्दी से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। और हम साथ में ये साहब के साथ मैं और संजू भाई दोनों गए थे वहाँ। पूरे प्रॉपर तरीके से जैसे हमें गाइडलाइंस आई थी हम गए थे, प्रॉपर तरीके से हमने सारा दाह संस्कार करके वो किया था। पर कुछ अपने मतभेदों के कारण कुछ लोगों ने उसको ज़्यादा ही हवा बना दिया। वो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। पहले भी यहाँ हमारे लोकल लोग ट्रैलियों में आज दूर की जाते हाउसिंग बोर्ड में देख लो, कोई भी डेथ होती है वो अपने हाउसिंग बोर्ड से पिकअप के अंदर लेके शव को अपने को वहाँ लेके आते हैं मुर्दघाट में। मैक्सिमम लोग पिकअप में ही आते हैं, पिकअप और ट्रैली में आते हैं हाउसिंग बोर्ड वाली शहर से। आप जब मर्जी देख लेना इस चीज़ को, कोई वो छुपी हुई नहीं है। और उसके बाद में जिस परिवार से जो कोविड की वजह से ये अभी जो दिवंगत आत्मा जो गई है उसके प्रति हम उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसे मुक्ति मिले। और सर जो ये बार बार आरोप नगर परिषद पर लग रहा है कि प्रॉक्टर ट्रॉली में कोविड पेशेंट को डेड बॉडी को शमशान घाट लाया गया, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कमेटी का जो कार्य है वो डेड बॉडी को डिसॉल्व करना है, उसका अंतिम संस्कार करवाना है, उसके अंतिम संस्कार में उसकी हर संभव मदद करना है, ना कि उसको हॉस्पिटल से शमशान घाट तक पहुंचाने का काम जो है वो नगर परिषद का है। ये जो कार्य है ये प्रशासन का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है। उस दिन जो दिवंगत आत्मा के जो परिवार के सदस्य उन्होंने
तहसीलदार साहब से बार बार रिक्वेस्ट की होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जहाँ तक हमें पता चला कि उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम हो सके, मगर कोई भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं मिली। कोविड महामारी की वजह से कोई प्राइवेट गाड़ी वाला उस डेड बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं माना, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान कोविड से इतना डरा हुआ है कि कोविड पेशेंट की डेड बॉडी तो बहुत दूर है, किसी आम इंसान से मिलने में भी घबरा रहा है। तो तहसीलदार साहब ने बार बार रिक्वेस्ट की, हमारा जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे है सौरभ है, जिसके पास हम कमेटी जिससे का सभी कार्य करवाती है सफाई के, तो उससे रिक्वेस्ट की तो उसने बताया कि हमारे पास आज से पहले भी नगर परिषद में अगर कोई लवारिस लाश या कोई ऐसा डेड बॉडी मिलती है तो उसी को उसी ट्रॉली से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो तहसीलदार साहब ने उनके मृतक के परिजनों से बात की तो उन्होंने सहमति जताई कि ठीक है, हम अर्की नहीं जाना चाहते, या हम पे हमारे परिवार के सदस्य के संस्कार का इंतजाम कर दीजिए और ट्रॉली को धुलवा कर दे दीजिए, हम उसी में कर लेंगे अपना इंतजाम जैसे भी होगा। तो प्रशासन से कहने से ही उस ट्रॉली को धुलाकर, और दूसरी बात वो बार बार कचरे वाली ट्रॉली बोला जा रहा है। कचरे की ट्रॉली नहीं है, वो कचरा उठाने का काम जो जेवीआर करती है, वो जेवीआर के अपने ट्रैक्टर, अपनी ट्रॉली, अपनी गाड़ियां हैं। ये नगर परिषद का अपना ट्रैक्टर है जिससे हम छोटे मोटे नगर परिषद के काम, रेत बजरी वगैरह जो लाने होते हैं, या हम कई बार रेडी फड़ी को उठवाते हैं मार्केट से, तो उसी ट्रॉली के द्वारा हम करते हैं। तो उससे ले जाकर उसका संस्कार में मदद की गई, ना कि इसमें ऐसा कोई कुछ ऐसा है कि किसी मृतक की डेड बॉडी के साथ हमने मिसबिहेव किया या हम लोग की संवेदना नहीं है। तो सब जो है वो नगर परिषद ने अपनी मदद की है उनकी, कोई उस पर कोई गलत कार्य नहीं किया जो बार बार आरोप लगाया जाए। बवाल विपक्ष का काम है। राम कुमार जी पूरे विधायक जी है, वो बोल रहे हैं कि नगर परिषद ने ऐसा कर दिया, कार्यकारिणी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि दून में बच्चे को पता है कि भ्रष्टाचार किसने किया है, और आज उनको दिखाई दे रहा है कि नगर परिषद में बद्दी में एम्बुलेंस नहीं है, शव वाहन नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहता हूं कि 18 साल उन्हीं के परिवार के लोगों ने नगर परिषद पे राज किया है, या कर रहा था या कर रही थी, तो उन्हीं के परिवार से थे। तो उन लोगों ने आज तक ये जरूरत नहीं समझी कि नगर परिषद बद्दी में इतना बड़ा एरिया है तो यहाँ पे एक शव वाहन दे दिया जाए। कहने में और करने में फर्क होता है, अंतर होता है। आज हमारे लोगों के सामने एक बड़ी महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि आरोप लगाने चाहिए। विधायक जी को मैं सुन रहा था कि हमसे बोलो हम एम्बुलेंस दे देंगे। भाई आप समर्थवान हो, ईश्वर ने आपको पैसा दिया है तो आपने पूछ कर दान करना है। आप तो 10 एम्बुलेंस दे सकते हो नगर परिषद के लिए, देते क्यों नहीं? पिछली बार भी जिन कार्यकारी अधिकारी की बात कर रहे हैं वो, या कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, ये वही कर्मचारी है जिन्होंने पिछले साल कोरोना महामारी में हर गरीब के घर में राशन की किट पहुंचाई है, हर गरीब के घर में सैनिटाइजर किया है, हर गली मोहल्ले में सैनिटाइज करवाया है। तो पिछली बार भी तो ये विपक्ष को मुद्दा चाहिए, वो मुद्दा उठाएगा, मगर मुद्दे पे आप खुद भी देखो हमने क्या किया है। तो हमें आज महसूस हो रहा है कि जो हमसे पहले यहाँ पे चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहे हैं या रही है, तो उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि बद्दी की एक शहर है, सिटी बना है, इसमें मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें शव वाहन चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। तो अब हमें महसूस हुआ है इस घटना के बाद, तो हमने हमारी माननीय अध्यक्षा है उर्मिला चौधरी जी और कार्यकारी अधिकारी वर्मा जी के साथ में बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द हम अपना नगर परिषद की तरफ से एक शव वाहन खरीदेंगे और एक एम्बुलेंस का भी प्रावधान डाल रहे हैं कि जो इस कोरोना महामारी में लोगों के काम आए और इसके बाद भी हमारे शहरवासियों के लिए सुविधा का साधन बना रहे। तो उसके लिए हम सब कार्यरत है, कार्यशील है, और जो मृतक है उसके परिवार के हम संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उस दिवंगत आत्मा को शांति दे। जय हिंद।